नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं हमारा ख़ास कार्यक्रम। देखने की कोशिश करेंगे कि कौन आगे है, कौन पीछे है, जो आगे है कितना आगे है, जो पीछे है कितना पीछे है। कुल मिलाकर झारखंड का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। वैसे तो कुल मिलाकर सिर्फ़ 81 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एक तरफ एनडीए बनाम एनडीए हेमंत बिस्वा शर्मा और उनका हिंदू मुसलमान है, तो दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक का गारंटी योजनाएँ हैं। एक तरफ अमित शाह का यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड है, तो दूसरी तरफ हेमंत सोरेन का आदिवासी धर्म के लिए सरना कोड है। और इस बीच चुनाव में एक-दूसरे के यहाँ खेमेबाज़ी, गुटबाज़ी की खबरें तो ख़ैर आती रही हैं और कुल मिलाकर आदिवासी वोटों पर बीजेपी अपनी पकड़ नए सिरे से बनाने के लिए उलझ रही है, तड़प रही है। इसमें कितना कामयाब होगी, ये डिपेंड करेगा कि झारखंड में इस बार सत्ता किसकी होगी। तो मोटे तौर पर अमित शाह ने यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का ज़िक्र किया, जिसमें बड़ी चतुराई से कह दिया गया कि आदिवासियों को अलग कर दिया जाएगा। यानी यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड के बहाने सवर्ण जातियों को और ओबीसी की जातियों को लुभाने की कोशिश है। उधर हेमंत सोरेन ने साफ-साफ कह दिया कि यूसीसी झारखंड में किसी कीमत पर लागू नहीं होगा और बीजेपी को तो चिंता करनी चाहिए सरना कोड की। दरअसल 2020 में सरना कोड लागू करने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया था, कानून बनाया गया था। बीजेपी ने भी इसका समर्थन किया था। जो राष्ट्रपति जो खुद आदिवासी हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके यहाँ उनकी मंजूरी के लिए अटका पड़ा है। ये आदिवासियों का धर्म का एक सरना कोड है, जिसके लिए कहा गया है कि वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, वो प्रकृति के, कुदरत के पुजारी होते हैं और इनकी तादाद करीब 50 लाख मानी जाती है अकेले झारखंड में। वैसे ये झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, तमाम आदिवासी इलाकों में ये इनकी एक अलग पहचान है। कुल मिलाकर अब बीजेपी के पाले में गेंद डालने की कोशिश हेमंत सोरेन ने की है कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आदिवासियों के लिए जो सरना कोड है, वो पास करने की बात नहीं कर रहे। कुल मिलाकर वो चाहते हैं कि जनसंख्या की जब जनगणना हो, तो एक कॉलम धर्म का रहता है, धर्म के कॉलम में हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, सिख हो, तो एक कॉलम आदिवासी का धर्म भी हो जाना चाहिए। इतना भर वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की बात करके अमित शाह ने खुद ही सेल्फ गोल कर लिया है और इस बहाने आदिवासियों को सरना कोड बिल की याद दिलाने लगे हैं और ये बहुत बड़ा इश्यू है क्योंकि आदिवासियों की संख्या करीब 26.2% है। 28 सीटें आदिवासियों के लिए सुरक्षित हैं, लेकिन कुल मिलाकर 81 में से करीब 50% 41 सीटें आदिवासी वोट से प्रभावित होती हैं, जहां आदिवासियों की संख्या 20-25% से ज़्यादा बताई जाती है। इसमें कोल्हान का क्षेत्र है जिसमें 14 सीटें हैं, इसमें संथाल परगना का क्षेत्र है जिसमें 16 या 18 सीटें हैं। कोल्हान से देखिए इस बार बीजेपी ने पूरा ज़ोर लगाया है, पिछली बार कोल्हान में 11 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा, 2 सीटें कांग्रेस और 1 निर्दलीय जीता था, बीजेपी के खाते में 0 सीट आई थी। वैसे भी कुल 28 में से बीजेपी के खाते में सिर्फ 2 सीटें आई थी। इस बार सिर्फ कोल्हान को जीतने के लिए 4-4 पूर्व मुख्यमंत्रियों के परिवार या उनको ही खुद मैदान में उतार दिया गया है। बाबूलाल मरांडी हैं, अर्जुन मुंडा की पत्नी हैं और इसके अलावा मधु कोड़ा, गीता कोड़ा, उनकी पत्नी मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा है, मीरा मुंडा अर्जुन मुंडा की पत्नी है, पुत्रवधू है रघुवर दास की जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इस समय उड़ीसा के गवर्नर हैं। चंपई सोरेन को टाइगर ऑफ कोल्हान कहा जाता है। मैंने पता लगाया तो कहा कि वहाँ बहुत सारे आदिवासी नेता टाइगर बन के घूमते फिरते हैं और चंपई सोरेन को तो खुद की सीट और अपने बेटे की सीट निकालना मुश्किल हो रहा है। ये भी देखना दिलचस्प होगा कि वहाँ अब क्या होता है। संथाल परगना की बात करें तो वहाँ पर संथाल परगना में बीजेपी कुछ खास नहीं कर पाई थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 9 सीटें, कांग्रेस ने 4 सीटें जीती थी।
अब वहाँ बीजेपी रोटी बेटी माटी की बात कर रही है। रोटी बेटी माटी मतलब अवैध रूप से जो बांग्लादेशी मुसलमान आ रहे हैं वो आदिवासी बेटियों से शादी कर रहे हैं, ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहे हैं, रोटी यानी सरकारी नौकरियों पर कब्ज़ा कर रहे हैं। इसको मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा तो बढ़ चढ़कर ये बात कर रहे हैं कि आदिवासी घुसपैठिए के हाथ में आदिवासियों का सब कुछ घुसपैठी मुसलमानों के हाथ में जा रहा है। अंसारी, आलम ये लोग मौज कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि झारखंड का तो कोई इलाका बांग्लादेश से मिलता हुआ नहीं है, यानी कोई सीमा रेखा उनकी बांग्लादेश से मिलती नहीं है। जहाँ से बांग्लादेशी आ रहे हैं वहाँ पर बीएसएफ है, बीएसएफ अमित शाह के तहत आती है, तो इसको हेमंत सोरेन उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक बीजेपी की बात है तो उसको लगता है कि सवर्ण और ओबीसी पर उसका कब्जा है, उस कब्जे को बनाए रखना है, इसीलिए हिंदू मुसलमान करते रहना है और आदिवासी वोट बैंक के लिए जो 2-4 योजनाएं मैंने आपको बताई, उसकी बात कही जा रही है। मुंडारी और कुडुख भाषा को 8वीं अनुसूची में जो आदिवासियों की भाषा है, शामिल करने की बात भी हेमंत सोरेन कर रहे हैं। जहाँ तक रेवड़ियों की बात है तो सरकार हेमंत सोरेन की सरकार अभी बहुत कुछ दे रही है और टेस्ट एंड ट्राइड है और बीजेपी वादा कर रही है कि सत्ता में आए तो ये सब देंगे। इंटरेस्टिंग है मैया योजना, जिसके तहत हेमंत सोरेन की सरकार 1,000 रुपया करीब 54 लाख महिलाओं को दे रही है, जो दिसंबर इस साल बढ़कर 2,500 हो जाएगा। बीजेपी ने कहा है कि गोगो दीदी योजना के तहत वो 2,500 रुपया देंगे। गोगो दीदी यानी बड़ी दीदी, मैया का मतलब छोटी बहन, मैया का मतलब माँ से नहीं है। मुझे भी पहले कन्फ्यूज़न था, बाद में मैंने एक स्थानीय पत्रकार से बात की तो उन्होंने कहा कि मैया का मतलब बहन होता है, माँ नहीं होता है। 500 रुपये में दोनों गैस सिलेंडर देंगे। बीजेपी 2,000 रुपये का बेरोज़गारी भत्ता देगी। कांग्रेस जेएमएम का घोषणा पत्र आना बाकी है, उसमें भी इस चीज़ का उल्लेख कर दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस और हेमंत सोरेन का कहना है कि आदिवासी हितों की बात बीजेपी करती है, लेकिन कोयला खनन का काम हो, रॉयल्टी का काम हो, दूसरी केंद्रीय परिवर्तित योजनाएँ हो, उसका करीब 1.25 लाख करोड़ रुपया बकाया है केंद्र सरकार पर और केंद्र सरकार ने दिया नहीं है हेमंत सोरेन की सरकार को, क्योंकि केंद्र सरकार नहीं चाहती कि आदिवासियों का विकास कोई और सरकार करे। तो ये पैसे के आधार पर वोट खरीदने के आरोप भी इस तरह हेमंत सोरेन की सरकार लगाती रही है। ये भी अपने आप में इस चुनाव में इंटरेस्टिंग बात है। बीजेपी की तरफ से अगर हिंदू मुसलमान और यूसीसी का एक डबल इंजन काम कर रहा है, जिसमें हेमंत बिस्वा शर्मा से लेकर अमित शाह शामिल है, तो कांग्रेस गठबंधन या झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की तरफ से भी एक डबल इंजन है, हेमंत सोरेन है और कल्पना सोरेन है। हेमंत सोरेन को जेल में डालकर बीजेपी ने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी पर पैर दे दिया, इस हिसाब से कि कल्पना सोरेन नई उभरती हुई नेता के रूप में सामने आई। पति की अनुपस्थिति में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को संभाला, रैलियां निकाली, मैया सम्मान योजना का प्रचार प्रसार करने निकली और बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं का दिल जीत लिया। तो ये डबल इंजन क्या बीजेपी के डबल इंजन पर भारी पड़ेगा? एक बात है कि दोनों लोग समझते हैं कि गठबंधन के बिना जीता नहीं जा सकता। 2014 में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सिर्फ 2 पार्टियों का गठबंधन था, सिर्फ 25 सीटें जीती। लेकिन 2019 में इसे महागठबंधन का रूप दिया, लालू को भी जोड़ा, वामपंथियों को भी जोड़ा, तो 47 सीटें जीत ली। 2019 में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ी, 25 सीटें ही जीत पाई। 2014 में बीजेपी का गठबंधन था, जिसमें एजीएसयू ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन शामिल था, तब वो 42 सीटें जीतने में कामयाब हुए थे। तो गठबंधन बनाम गठबंधन की भी लड़ाई है, एक-एक वोट की लड़ाई है। और मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल की बात कर रहा हूँ, उसका कहना है कि आप जो जानने के लिए उत्सुक हैं, उनका ये कहना है कि आज की तारीख में झारखंड मुक्ति मोर्चा वाला महागठबंधन थोड़ा-सा एज लिए हुए है, थोड़ा-सा आगे बताया जा रहा है। लेकिन फिर डिपेंड करेगा कि बीजेपी ओबीसी और सवर्ण वोट बैंक को अपनी झोली में बरकरार रखते हुए आदिवासी वोट बैंक में कितना सेंध मारने में कामयाब होती है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।